Hi everyone, welcome to the second part of or the second episode of the portfolio chapter that is risk and return part 1। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लास्ट चीज़ की थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी रिटर्न का ऑब्जेक्टिव होता है, रिटर्न टोटल रिटर्न में भी बता सकते हैं कि मैं आपको टोटल इतना अर्न करके दूंगा, या फिर दो पार्ट्स में बता सकते हैं कि इतनी आपकी रेगुलर इनकम होगी और इतना आपका कैपिटल गेन होगा, दैट इज डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। रिटर्न जो होता है वो नॉमिनल टर्म्स में और रियल टर्म्स में बताया जा सकता है। नॉमिनल मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को मिला के आपको इतना रिटर्न दूंगा, या फिर रियल टर्म्स में भी बोला जा सकता है मैं आपको इन्फ्लेशन को हटा के इतना एक्सेस रिटर्न प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट टैक्स टर्म्स में भी, प्री टैक्स टर्म्स में भी बता सकते हैं। अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स की। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि क्लाइंट बोलता है आप ये काम नहीं कर सकते। क्या चीज़ हो सकती है? एक होता है टाइम होराइजन। अगर टाइम होराइजन बहुत ही लंबा है, एक क्लाइंट है 20-25 एज का है और वो कहता है मुझे रिटायरमेंट के टाइम एट द एज ऑफ 60, 70, 80 मुझे एक फंड मुझे चाहिए, तो उस केस में एक ज़्यादा रिस्क भी लिया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें टाइम होराइजन में भी सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, मतलब कि अलग अलग तरीके से हो सकता है कि क्लाइंट है 35 ईयर्स का है, कह रहा है मैं 65 पे मैं रिटायर करूंगा, 80 पे मैं मरूंगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे पैसे चाहिए होंगे, मतलब पूरी प्रॉपर एक प्लानिंग करके चलता है। तो 3 टाइम होराइजन हो गए, 30 ईयर्स तक के लिए, अप टिल डेथ 15 ईयर्स के लिए, और आफ्टर डेथ के लिए दैट इज स्टेट प्लानिंग। अगला कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है टैक्सेशन को लेके। क्लाइंट का टैक्स स्टेटस क्या है, क्या वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, क्या वो उसके ऊपर हाई टैक्स लगता है, कम टैक्स लगता है, अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। टैक्स लोकेशन डिसीजन, दैट इज विच इन्वेस्टमेंट शुड बी केप्ट इन टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट, टैक्स डिफर्ड अकाउंट एंड टैक्सेबल अकाउंट, कि डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट किस एरिया में रहता है, किस जगह में रहता है, वहाँ पे क्या टैक्सेशन रूल्स लगते हैं, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। लिक्विडिटी, क्लाइंट चाहता है मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकते। लिक्विडिटी नीड्स, दैट इज लमसम रिक्वायरमेंट, कि हमें बीच बीच में पैसा चाहिए होगा और बीच बीच में पैसा नहीं चाहिए होगा, अकॉर्डिंगली द कस्टमर और द क्लाइंट कैन एक्चुअली टेल द पोर्टफोलियो मैनेजर। हायर द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, लोअर द एबिलिटी, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे बीच बीच में तो रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे टाइम लगता है पैसे को ग्रो करने में। अगला आता है लीगल एंड रेगुलरिटी, मोस्ट इरेलीवेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल, मोस्ट रेलेवेंट, मतलब कि इंडिविजुअल्स के लिए तो रेलेवेंट नहीं होता। आई मेंट टू से दैट कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बोला जाता है कि आप इन स्टॉक्स में पैसा नहीं लगा सकते, आप यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो चीज़ हमें इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को लेकर हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। इंडिविजुअल क्लाइंट मे बी एन इनसाइडर ऑफ अ फर्म, हेंस प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ फर्म। मैं अगर इंडिया रेटिंग्स में काम करता हूँ और मैं अलग अलग लिस्टेड कंपनीज की रेटिंग करता हूँ, तो मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एज सिंपल एज दैट। यूनिक सर्कमस्टांसेस, SRA कंसर्न्स, कस्टमर कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे टोबैको कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे ये सब चीज़ों में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, तो वेरियस यूनिक चीज़ें वो खुद से बोलेगा कि मुझे मंडे के दिन इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब ऑल्दो कोई कहता नहीं है, बट जस्ट सेइंग कि यूनिक मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी यूनिक थिंग। अगली बात आती है एसेट क्लास एंड एसेट एलोकेशन। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड लास्ट स्टेप क्या था, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, यस, फॉर्मुलेशन। इन एग्जीक्यूशन स्टेज वी डू, ऑल्दो एफ मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताना। थिंग इज कि मैं कभी भी चीज़ों को ना याद नहीं रखता, आई जस्ट को देखो, एक होता है फुल फॉर्म याद करना और एक होता है यू नो दी कंटेंट, दैट कंटेंट शुड बी इन बिल्ट इन यू, नॉट दैट कि आपको ये रटे में स्टेप बाय स्टेप पता नहीं पता, सो दैट शुड बी द थिंग। एग्जीक्यूशन स्टेज में दो चीज़ें होती है, एक होता है एसेट एलोकेशन, एक होता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टॉप डाउन होता है, बॉटम डाउन होता है। क्या टॉप डाउन होता है, क्या बॉटम डाउन होता है, इक्विटी सब्जेक्ट के अंदर हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। एंड अगला आता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एसेट एलोकेशन रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टेबल कॉर्पस इनटू ब्रॉड एसेट क्लासेस। ब्रॉड एसेट क्लासेस मतलब कितना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में डलेगा, कितना फिक्स्ड इनकम में जाएगा, कितना इक्विटी में जाएगा। एसेट क्लास इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एसेट एलोकेशन। द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एसेट क्लास आर, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कोई एसेट क्लास है या नहीं है। एसेट क्लास शुड कवर ऑल इन्वेस्टेबल एसेट्स, कि 3-4 ले लो और उसके अंदर ही सारे एसेट्स कवर हो जाने चाहिए। एसेट क्लास शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला फिक्स्ड इनकम, अब फिक्स्ड इनकम का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इक्विटी में भी आ रहा है या फिर AI में भी आ रहा है, तो दैट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटीज विद इन एन एसेट क्लास मस्ट हैव हाई कोरिलेशन,
अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट के सारे रियल एस्टेट्स में आपस में कोरिलेशन बहुत हाई होना चाहिए, मतलब वो सिमिलर होने चाहिए इन अ सेंस कि अगर मार्केट्स के साथ या फिर खुद के साथ जो कोरिलेशन होता है वो बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट दो सिक्योरिटीज आर हैविंग सिमिलर एक्सपोजर, मतलब उनका सिमिलर एक्सपोजर है, तभी तो उन्हें एक कह सकते हैं एक एसेट क्लास में क्लासीफाई कर रहे हैं। एसेट क्लास का मतलब क्या है, जो एक जैसा बिहेव करते हो। टू एंजॉय डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठाने के लिए देखो ये एसेट क्लास ए है, ये एसेट क्लास बी है। ये एसेट क्लास के अंदर में सबके साथ बहुत ही हाई कोरिलेशन होना चाहिए। ये एसेट क्लास है, इनका आपस में बहुत हाई कोरिलेशन होना चाहिए, लेकिन एक एसेट क्लास और दूसरी एसेट क्लास के बीच में लो कोरिलेशन होना चाहिए, ताकि अगर मैं ए में और बी में पैसा लगाऊं तो क्या होगा, मेरे को डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा, जो कि हमने पोर्टफोलियो के स्टार्टिंग चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया। टिपिकल एसेट क्लासेस क्या होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, कैश हो गया, बॉन्ड हो गया, इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया। मॉडर्न में क्या है, कैश, डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, डोमेस्टिक बॉन्ड, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स, ऑल दीज थिंग्स। SAA स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन या फिर पॉलिसी पोर्टफोलियो। पॉलिसी पोर्टफोलियो क्या होता है, इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म एलोकेशन मेड टू द ब्रॉड एसेट क्लास, कि लॉन्ग टर्म में मैं कितना पोर्शन अपने टोटल एसेट्स का इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा इस पर्टिकुलर एसेट्स क्लास में। जनरली डिराइव्स एज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द इंडिफरेंस कर्व एंड द एफिशिएंट फ्रंटियर। देखिए ये थोड़ा सा हम एक अब पोर्टफोलियो, प्रॉपर पोर्टफोलियो के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। ये लाइन का मीनिंग ओवर द टाइम जब हम अभी हम स्टडी करने वाले हैं वहां से आपको समझ आ जाएगा, राइट। देखिए ये एक मैंने ग्राफ बनाया है, इधर मैं रिस्क को प्लॉट कर रहा हूँ, इधर मैं रिटर्न को प्लॉट कर रहा हूँ, रिस्क एंड रिटर्न। जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगी वैसे वैसे रिटर्न बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एक अपवर्ड स्लोपिंग एक कर्व बननी चाहिए। ये जो एक एफिशिएंट कर्व होता है, एफिशिएंट फ्रंटियर होता है, एफिशिएंट फ्रंटियर बताता है कि ये बेस्ट पोर्टफोलियोज हैं। क्यों बेस्ट पोर्टफोलियोज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ये बेस्ट क्यों है, ये बेस्ट क्यों नहीं है, आपको बताता हूं। ये आप इतनी रिस्क ले रहे हैं, आप इतनी रिस्क ले रहे हैं, इस वाले में भी आप इतनी ही रिस्क ले रहे हैं, सेम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कौन सा दे रहा है, ये वाला पोर्टफोलियो। तो आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट को किसी से भी कंपेयर करेंगे तो ये सारे इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक एफिशिएंट फ्रंटियर बन के आता है। ये है बेस्ट, देखो ये है बेस्ट जो एक्चुअल में मार्केट में अवेलेबल है। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर के अंदर जो होती है वो ऐसा होता है, वो ज़्यादा रिस्क लेता है, उसे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए होता। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंज्यूमर या एक पर्सन या क्लाइंट अगर ज़्यादा रिस्क लेता है, उसे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए होता है। लग रहा है आप ना बोलोगे कि केशव क्या पढ़ा रहे हो तुम। फिर से बात सुनो, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी मैंने जो बात बोली, कंज्यूमर, कस्टमर, क्लाइंट कोई भी अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, ज़्यादा रिस्क लेता है, उसे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। अगर 1% रिस्क बढ़ती है, उसे 1% रिटर्न ज़्यादा नहीं चाहिए, उसे 1 से ज़्यादा चाहिए। अब बात समझे नहीं समझे? अगर रिस्क इंक्रीज हो रही है तो रिटर्न इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, और मैंने बताया जब भी एट इंक्रीजिंग रेट होता है तो इस तरीके से शेप बनती है। रिस्क बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रिटर्न वो तेजी से ऊपर, वो तेजी से रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। वो कंज्यूमर, कस्टमर, क्लाइंट चाहता है मुझे तो इतनी रिटर्न चाहिए। अरे भाई दुनिया में इतनी ही रिटर्न मिल सकती है। तो वो अपने बेस्ट IC कर्व्स को प्लॉट करता है, एंड एज पर हिज प्लॉटिंग जहाँ पर टेंजेंसी पॉइंट आता है वहाँ पे उसे अपनी एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। लेट्स से यहाँ पर ये एलोकेशन बैठती है, तो सारे कंज्यूमर्स को, सारे कस्टमर्स को, सारे क्लाइंट्स को, सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। हेंस IC हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग IPS। और IC कैसे आया, मुझे कितना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन RRTTLLU, that depends on willingness, ability, all those things that we have discussed. Thus, if the investor's need and circumstances change, IPS will change and IC will change and SAA will change. हो सकता है ये शेप चेंज हो जाए, हो सकता है ये इसकी थोड़ी सी और स्टीपनेस, फ्लैटनेस अलग अलग हिसाब से बन जाए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें होती हैं। हेंस एफिशिएंट फ्रंटियर हैज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। लॉन्ग टर्म जो आप मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो उसके बेसिस पे ये पूरी जो कह सकते हैं कि
जो एफिशिएंट फ्रंटियर बन के आया है। हम बात करते हैं कि ये मार्केट में ये बेस्ट क्यों है। ये बेस्ट निकल के आता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी कितना चलेगा, लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड इनकम कितना चलेगा, लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट कितना चलेगा, लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो कितना चलेगा। ये सब चीज़ों के एक्सपेक्टेशन से चीज़ें बन के आती हैं। कैसे? A1, A2, A3, A4, ये 4 एसेट क्लासेस हैं। इसकी इतनी रिटर्न है, इतना स्टैंडर्ड डिविएशन, इतनी रिटर्न, इतना SD। ये क्लियर हो गया आपकी बात? अब इनका कोरिलेशन, आपस में क्या कोरिलेशन है? ए के साथ, खुद के साथ तो कोरिलेशन 1 होगा ना, दिस इज हाउ यू रीड इट। ए का 2 के साथ इतना कोरिलेशन है, ए का 3 के साथ इतना कोरिलेशन है, ए का 4 के साथ इतना कोरिलेशन है, 2 का 1 के साथ इतना कोरिलेशन है। तो इस तरीके से पूरा ये कोरिलेशन मैट्रिक्स बना है। क्या कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज़ होता है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा बेस आपका बिल्ड करेगा फॉर दी होल पोर्टफोलियो सब्जेक्ट। थैंक यू, बाय बाय।